किसी भी देश की सियासत को समझना हो तो कभी-कभी एक अकेली सीट पूरी कहानी कह जाती है। आज हम असम के तिनसुकिया चलेंगे और वहां की चुनावी नब्ज को टटोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मजबूत किला ढह गया और क्या उस किले को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। तो देखिए, हम इस कहानी को टुकड़ों में समझेंगे। सफर शुरू होगा तिनसुकिया की जमीन और वहां के लोगों को जानने से। फिर हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि पिछले 30 सालों में जनादेश ने कैसे करवट बदली। इसके बाद हम इस बदलाव के क्यों को समझेंगे और आखिर में भविष्य की तरफ देखते हुए एक नवीनीकरण के खाके और 90 दिन के एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की जो नींव होती है वो उस जगह की पहचान को समझने में होती है। आखिर तिनसुकिया है क्या? इसकी अपनी मिट्टी की महक क्या है? देखिए, तिनसुकिया सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ऊपरी असम में बसा ये इलाका राज्य की आर्थिक धड़कन जैसा है। यहाँ के उद्योग और दूर दूर तक फैले हुए चाय के बागान ये सिर्फ यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि यहाँ की राजनीति की दिशा भी यही तय करते हैं। और यहाँ की आबादी है करीब 13.3 लाख। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13.3 लाख उम्मीदों, सपनों और चुनौतियों का एक समूह है जो हर चुनाव में अपनी आवाज उठाता है। यहाँ की डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र लगभग 89% हिंदू आबादी के साथ एक हिंदू बहुल इलाका है। लेकिन असली राजनीतिक चाबी यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के पास है, खासकर वो लोग जो चाय बागानों से जुड़े हैं। उनका वोट किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकता है। तो अब जमीन की हकीकत से चलिए आंकड़ों की कहानी पर चलते हैं। पिछले 30 साल का चुनावी सफर एक राजनीतिक भूचाल की कहानी कहता है। आइए देखते हैं कि नंबर्स हमें क्या बताते हैं। ये आंकड़े एक बिल्कुल साफ कहानी बताते हैं। 1991 से लेकर 2011 तक तिनसुकिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था। पार्टी ने लगातार 40% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया, जो एक बहुत ठोस पकड़ को दिखाता है। ये एक ऐसा किला था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक मजबूत किला अचानक दरकने लगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बदला क्या? और जवाब इन नंबर्स में छिपा है। 2016 में बीजेपी ने 61% से ज्यादा वोट शेयर के साथ ये सीट जीती और 2021 में उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत दोहराई बल्कि अपने वोट शेयर को लगभग 66% तक बढ़ा दिया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप था। और ये स्लाइड इसे और भी साफ कर देती है। बीजेपी ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि 2016 से 2021 तक अपनी जीत का मार्जिन उसे दोगुना कर दिया। ये इस बात का संकेत है कि जमीन पर एक गहरा, एक सिस्टमैटिक बदलाव हुआ है। तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? इस राजनीतिक भूकंप की वजह क्या थी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाना और उसे व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है। ये विश्लेषण इसी संवैधानिक मूल्य को ध्यान में रखकर किया गया है। चलिए इस प्रणालीगत बदलाव के कारणों को समझते हैं। तो देखिए, इस बदलाव के पीछे 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। एक तरफ कांग्रेस का किला अंदर से कमजोर हुआ और जो वोट बीजेपी के खिलाफ थे वो असम गण परिषद और असम जातीय परिषद जैसी कई पार्टियों में बंट गए। और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बिखराव का पूरा फायदा उठाते हुए अपने समर्थक वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। एक का बिखराव दूसरे की जीत की वजह बन गया। लेकिन पार्टियां कुछ भी कहें, वोटर का बटन तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे दबाते हैं। सड़क, बिजली, हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही, चाय बागान मजदूरों की हालत और सबसे बड़ा सवाल रोजगार का। यही वो असली मुद्दे हैं जो तिनसुकिया में हार और जीत का फैसला करते हैं। इन सभी जानकारियों के साथ अब हम एक रणनीतिक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक नवीनीकरण की योजना बनाने के लिए ये जरूरी है कि जमीनी हकीकत को एक व्यवस्थित नजरिए से देखा जाए।
यहाँ हम अंदरूनी फैक्टर्स को देखते हैं। किसी भी विपक्षी दल के लिए उसकी ताकत उसका पुराना जमीनी नेटवर्क हो सकता है जो आज भी काम का है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी संगठन का मौजूदा कमजोर ढांचा और एक मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी की कमी है जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। और अगर बाहरी फैक्टर्स को देखें तो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वो एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सत्ताधारी बीजेपी के विशाल संसाधन और उसकी मजबूत पकड़ से पार पाना है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है, अब आगे क्या? वापसी का रास्ता कैसा हो सकता है? अब एक डेटा आधारित रणनीति पर नजर डालते हैं जो नवीनीकरण का एक खाका पेश करती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि डेटा का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए, खासकर जब वो लोगों से जुड़ा हो। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की प्राइवेसी और सहमति का हमेशा सम्मान किया जाए। तो स्रोत एक 4 सूत्रीय रणनीति का सुझाव देता है। पहला, चुनावी स्तर पर बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाकर वोट बंटने से रोकें। दूसरा, जमीनी स्तर पर अपने संगठन में नई जान फूंकें, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें। और तीसरा, संवाद के स्तर पर एक ऐसा मैसेज तैयार करें जो सीधा जनता के मुद्दों, नौकरी, महंगाई और चाय बागान जैसे लोकल उद्योगों की बात करे। और इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए कुछ मॉडर्न तरीकों की जरूरत है। अभियान को राष्ट्रीय बहसों से हटाकर गली मोहल्ले के मुद्दों पर लाना होगा। गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब देने के लिए एक टीम बनानी होगी। व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचना होगा और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं से जुड़ना होगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी कागज पर ही रह जाती है अगर उसे जमीन पर उतारने का कोई एक्शन प्लान न हो। तो चलिए अब आखिरी हिस्से को देखते हैं, एक 90 दिन का एक्शन प्लान। इसे एक तरह का काउंटडाउन समझिए। चुनाव से 90 दिन पहले सही उम्मीदवार चुनें और छोटे छोटे सर्वे से जानें कि वोटर क्या सोच रहा है। 60 दिन पहले मीडिया और नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। 30 दिन पहले घर घर जाकर संपर्क साधें और आखिरी 15 दिनों में अपनी पूरी ताकत हर एक बूथ तक झोंक दें ताकि आपका हर समर्थक वोट डालने जरूर आए। और आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक लाइन में सिमट जाता है। डेटा और विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस समझ का इस्तेमाल करके जनता का विश्वास और उनका जनादेश जीतना है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। चुनावी रणनीति का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतना है या क्या ये डेटा ड्रिवन अप्रोच वाकई लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर गवर्नेंस और सच्ची जनसेवा का एक साधन बन सकता है? यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0840 20 416 2 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।